हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पहली बात तो हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं उसके पीछे एक रीज़न है कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और लॉ ऑफ मास एक्शन पे अगर डिपेंड करती है तो सिंपल स्टेप पे करती है, जबकि रेट लॉ के अकॉर्डिंग वो स्लो स्टेप के ऊपर जाएगी। मीन्स हमारे पास रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप भी हो सकती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं फिर हमारे को और ज़्यादा समझ में आएगा। तो गुलबर्ग और वेजे ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया जो कि वैलिड था कुछ एक रिएक्शन के ऊपर। तो हम लिख देते हैं गुलबर्ग एंड वेजी गुलबर्ग एंड वेजे उन्होंने कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ मास एक्शन। उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया और जो कि वैलिड था ऑन सम रिएक्शन, कुछ एक पे, हर एक पे नहीं था। ठीक है, इसीलिए हम उसको बहुत कम यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इट्स यूज इज़ वेरी लेस। क्या उसका यूज़ बहुत ही कम है। एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन जिस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई होता है उसको आप बोलते हैं सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन। एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड सिंपल, एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। कहने का मतलब ये है कि जब गुलबर्ग और वेजे ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया वो ओनली सिंपल स्टेप का या एलिमेंट्री के या सिंगल स्टेप रिएक्शन पे ही अप्लाई होता था। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ रही है, एक से ज़्यादा स्टेप रिएक्शन आ रही, तो उसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई नहीं होता था, इसलिए हमारे को रेट लॉ अप्लाई करना पड़ता था। तो यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं कि जो रिएक्शन हमारे पास दो तरह की होती है। रिएक्शंस अपने पास कितनी है? 2 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी? एक सिंपल रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, सिंपल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास सिंगल स्टेप में होती है, टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, जबकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है ये मल्टी स्टेप में होती है। टेक प्लेस इन मल्टी स्टेप। ठीक है, अगर मैं सिंपल स्टेप की बात करता हूँ, सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस सिंगल स्टेप रिएक्शन, this single step is called rate determining step. This single step is called RDS step, rate determining step. इसी से हमारे को रेट के बारे में पता लगेगा। That's why
वी कैन राइट हम क्या करते हैं, जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको डायरेक्ट पावर में लिखते हैं, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट हम उसको पावर में लिख सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स में, तो जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है तो उसमें एक स्टेप ऐसा होगा जो स्लो स्टेप होगा, और स्लो स्टेप को आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहोगे। तो फ्रॉम मल्टी स्टेप वन स्टेप विल बी slowest step and that step is called rate determining step, RDS step। उसी को आप क्या बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हो। और उस RDS स्टेप की स्टिचियोमेट्री, उस स्लो स्टेप की स्टिचियोमेट्री को आप पावर में लिखते हो। एंड एग्जाम्पल के साथ भी हम इसको समझेंगे। एंड वी विल यूज द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन कंसंट्रेशंस पावर। कंसंट्रेशन की पावर में हम लिख देंगे उसको। ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे एलिमेंट्री स्टेप का भी और हम मल्टी स्टेप का भी। तो चलिए कुछ एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। सिंगल स्टेप या फिर मैं कहूँ एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप या फिर एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, इसकी हम बात करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3y, 2x + 3y, यहाँ से हमारे को मिल रहा है 4z। अब हम यही बात बोल रहे कि ये सिंगल स्टेप है। ठीक है, ये कैसी है हमारे पास सिंगल स्टेप है, तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, दिस रिएक्शन इज सिंगल स्टेप। हम पहले से ही आपको बता रहे कि ये कैसी है, सिंगल स्टेप है। सो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू के x की पावर 2 और y की पावर 3 बन जाएगा। इसी में हम एग्जांपल लेते हैं, H2 + I2, H2 + I2, यहाँ से बेटा जी हमारे को मिलता है 2HI। ये जो रिएक्शन है ये सिंपल रिएक्शन है। कैसी, ये सिंपल रिएक्शन है। तो इसका मतलब इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, के H2 की पावर 1 और I2 की पावर भी 1। ठीक है, तो जो ये प्रूफ है, इससे हमारे को ये बात पता लगती है गोल्डबर्ग और वेजे के बारे में कि लॉ ऑफ मास एक्शन इसको प्रूव करता है, इस बात को कि एलिमेंट्री स्टेप के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगता है। तो अगर आप यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो हम क्या करते हैं, स्टिचियोमेट्री को ऐड कर देते हैं।
1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी रहेगी 2। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ गुलबर्ग एंड बेजे, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं दिस इज द प्रूफ है, इससे हमने प्रूव कर लिया है ऑफ गुलबर्ग एंड बेजे कौन सा, लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके लॉ ऑफ मास एक्शन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई डायरेक्ट हमने स्टिचियोमेट्री लिखा है, वो पावर में लिख दिया। अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ जिससे कि हमें पता लगे कि ये है इसी तरह से अप्लाई होता है या नहीं। फिर हम उसको पढ़े भी मल्टी स्टेप रिएक्शन के बारे में। एक एग्जांपल और देता हूँ, H2 + Cl2 यहाँ से मिल रहा है 2HCl। अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करता, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि H2 की पावर 1 और Cl2 की पावर 1 होती। और इसी वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता, 2 होता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता, तो इसका मतलब दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। परंतु जब एक्सपेरिमेंट किया गया, ये बात पता लगी कि ये जो रिएक्शन ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बट बाय एक्सपेरिमेंट फाउंड दैट दिस रिएक्शन वॉज जीरो ऑर्डर। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हुआ कि H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर भी 0। इसका मतलब कि ये रिएक्शन हमारी सिंपल रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट ए सिंपल रिएक्शन, इज नॉट ए सिंपल रिएक्शन। अब बहुत सारों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता लगे कि ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। आपको एग्जामिनर लिख कर देगा कि ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, उससे पता लगेगा। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते इसमें, समझे आप। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक जो रिएक्शन थी, एक रिएक्शन है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। एक हमारे पास रिएक्शन है, एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ कि 2N2O5 यहाँ से 4NO2 + O2 मिल रहा है। अगर ये कैसी रिएक्शन होती, सिंपल रिएक्शन होती, तब अगर मैं बात करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के N2O5 की पावर 1 होनी चाहिए, 2 सॉरी कितनी होनी चाहिए, स्टिचियोमेट्री डायरेक्ट पावर में 2 होनी चाहिए थी। बट एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो के N2O5 की पावर 1 है। मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो पक्का ये रिएक्शन क्या होगी, 2 स्टेप होगी। सो डेफिनेटली हम 2 तो नहीं कहेंगे, मल्टी स्टेप कहेंगे, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो। सो डेफिनेटली
डेफिनेटली रिएक्शन वॉज मल्टी स्टेप। पक्का ये कैसी होगी हमारे पास, मल्टी स्टेप रही होगी। अगर मल्टी स्टेप रही होगी तो कैसे रही होगी उसके बारे में हम एक बार बात करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, कहोगे सर हमें कैसे, फिर से वही बात आती है भाई, ये जो रिएक्शन है ना ये बुक में लिख रखी हैं कि एक से ज़्यादा स्टेप में कैसे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को, ऑलरेडी ये डिस्कवर्ड हैं। तो जो ये रिएक्शन हुई ना N2O5 वाली, इसमें असल में क्या हुआ कि सबसे पहले N2O5 इससे बन जाता है क्या, NO2 प्लस NO3, NO2 प्लस NO3 बन जाता है, जो कि अपना था स्लो स्टेप था। और ये था अपना कौन सा, स्टेप 1। दूसरे स्टेप में क्या होता है, N2O5 अब फर्दर रिएक्ट करता है NO3 के साथ और हमें देता है क्या, 3NO2 प्लस O2। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप, जो कि हमारा था स्टेप 2। अगर आप इस रिएक्शन को ऑल ओवर रिएक्शन देखो तो देखिए बहुत ध्यान से, सिंपल सी बात है, इस NO3 से ये NO3 कटता तो आपका प्रोडक्ट क्या लिखा जाता, इन दोनों को जोड़ा जाता तो 2N2O5, यहाँ से क्या बना होता 4NO2 प्लस O2। यही तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये चीज़ है, परंतु हमने कहा कि जब मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप के ऊपर। अगर स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रही है तो डेफिनेटली हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी यहीं से निकालेंगे और रेट भी हम क्या करेंगे, यहीं से लिखेंगे। समझे, हम दोनों चीज़ें क्या करेंगे, यहीं से निकालेंगे। इसका मतलब रेट क्या आएगी हमारे पास, स्लो स्टेप को देखिए आप, स्लो स्टेप में हमारे पास क्या लिख रहे हैं, N2O5 मीन्स K इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2O5 की पावर 1 आ गई, इसलिए रिएक्शन हमारी कौन सी थी, 1 थी। और 1 थी तो हम इसी वजह से इसको बोलते हैं कि ये कैसा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैसी है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर है। मीन्स ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम इस प्रकार से पता करते हैं कि भाई कौन से ऑर्डर की रिएक्शन रही होगी, हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक हमारे पास। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलिकुलैरिटी। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी है क्या, असल में मोलिकुलैरिटी का मतलब है कितने मोलिक्यूल आपस में टकराए जिसकी वजह से प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं और साथ जानते हैं कि आखिरकार क्या है हमारे पास मोलिकुलैरिटी, और उसके बारे में हम बात करते हैं। मोलिकुलैरिटी ठीक है, तो मोलिकुलैरिटी की हम बात करते हैं। क्या कहता था, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज मीन्स एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है या मोलिक्यूल हो सकता है, जो एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली टकराएंगे और जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम बोलते हैं मोलिकुलैरिटी। अभी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, रिएक्टेंट की स्पीसीज क्या क्या हो सकती हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जो कि विच कोलाइड साइमल्टेनियसली
टू फॉर्म द प्रोडक्ट, उसको आप क्या करोगे, जो प्रोडक्ट में। कहने का मतलब अगर स्पीसीज आपस में अच्छे से एक साथ एक टाइम पर टकराएंगी ना, जो जितना अच्छा टकराएगा उतना अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा। कहने का मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए मॉलिक्यूल्स का टकराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कुछ बातें हम इसमें लिखते हैं। जो हमारे पास सिंपल रिएक्शन होती है, मीन्स एलिमेंट्री है, उसमें मॉलिक्यूलैरिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ रिएक्टेंट के बराबर। जितने रिएक्टेंट होते हैं बैलेंस रिएक्शन के अंदर, उतनी ही मॉलिक्यूलैरिटी आएगी। एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, लिख भी देते हैं ताकि आपके नोट्स भी साथ के साथ बनते रहे। इन सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन, इन सिंपल और elementary reaction, molecularity is equal to number of reactant molecule, number of reactant molecule शो इन दी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जो आपको दिखाई पड़ती है किसके अंदर, इन दी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ अप्लाई होती है ओनली, आपको ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन में। ठीक है, लिख देते हैं, in case of only simple or elementary reaction, in case of simple, या फिर मैं बात करूं elementary reaction, elementary reaction, तो हमने बोल ही दिया वो डायरेक्ट क्या करेगा, जो स्टिचियोमेट्री होगी, जो आगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल होंगे, वे उतने के बराबर ही हमारे को क्या मिलेगी, मोलिकुलैरिटी मिलेगी। रिएक्शन मोलिकुलैरिटी इज ऑलवेज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट बात है भाई बहुत ज़्यादा, ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि 2A प्लस B और इससे मिला प्रोडक्ट। अब हम ये सिंपल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास मोलिकुलैरिटी कितनी हुई, 2 + 1 हो गई भाई हमारे पास 3, और इसी वजह से हमारा जो ऑर्डर आया वो भी कितना है, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, NH4NO2 दे रखे हैं हमारे पास, NH4NO2। इस रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट बनता है N2 + H2O। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हमारे पास, अगर आप इसको बैलेंस करोगे, कहोगे सर इधर तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे 2 ऑक्सीजन थे, तो आप ना इसको बैलेंस कर लीजिए। हम इसके सामने लिख देते हैं 2H2O। तो सिंपल रिएक्शन है, तो मोलिकुलैरिटी कितनी आई, क्या कहोगे, 1, क्योंकि एक ही NH4NO2 मॉलिक्यूल है, इसलिए हमारे पास रिएक्शन कौन सी है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। तो ऑर्डर भी कितना है इसका, 1 है, ऑर्डर भी कितना है, 1 है। ठीक है, यूनिमोलिकुलर
रिएक्शन है। ऐसे ही और ले लेते हैं हम H2 प्लस I2। अगर हमारे पास ये कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मोलिकुलैरिटी कितनी आई, 1 + 1 कितनी आई, 2i, मीन्स बाई मोलिकुलर। और इसका मतलब ऑर्डर कितना आया, 2 आया। ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, 2NO प्लस O2, यहाँ से हमारे को मिला 2NO2, यहाँ से हमारे पास मोलिकुलैरिटी कितनी आई, 2 + 1 मीन्स 3i। रिएक्शन हमारी कैसी है, टर मोलिकुलर है, ट्राई मोलिकुलर भी बोल देते हैं। और ऑर्डर कितना आया, वो भी आया 3। तो ये तो सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि मोलिकुलैरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा जाएगा। जो चीज़ गिवन है उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसी बात नहीं रहेगी। कॉम्प्लेक्स में हम स्लो स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब नेक्स्ट, हाउएवर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, however in case of complex reaction, rate of reaction and molecularity, rate of reaction and molecularity is determined by किससे, स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, वही हम N2O5 वाला केस ले लेते हैं, उससे हमारे को फिर से वही बात क्लियर हो जाएगी। 2N2O5 हमने क्या देखा था, उसमें रिएक्शन कैसी थी हमारे पास, इसमें से क्या बन रहा था, 4NO2 प्लस O2। और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आया एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो आता K N2O5 की पावर 1। जो ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन टेक प्लेस किसमें, कितने स्टेप में हुई थी हमारे पास, इन 2 स्टेप, 2 स्टेप रिएक्शन बनी थी। ठीक है। फिर से हम स्टेप 1 और स्टेप 2 की बात करते हैं। इसके अंदर कैसे रहा था, स्टेप 1 क्या था हमारे पास, N2O5। यहाँ से हमारे को क्या मिला था, NO2 प्लस NO3। जो कि हमारे पास कैसा स्टेप था, स्लो स्टेप था। और स्टेप 2 कौन सा था, फिर जो NO2 है फर्दर रिएक्ट करता किसके साथ, N2O5 सॉरी NO3 के साथ, और क्या देता था, प्रोडक्ट था 3NO2 प्लस O2। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। अब हमने कहा कि किसके ऊपर डिपेंडेंसी है, स्लो स्टेप के ऊपर, इसीलिए सो दिस रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सारी चीज़ें स्लो स्टेप से हम काउंट करेंगे हम। दिस रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन।
एंड ऑर्डर कौन सा आएगा, सिंपल सा स्लो स्टेप के ऊपर जा रहे हैं और स्लो स्टेप में स्टिचोमेट्री कितनी है, 1 है, तो वही उसके पावर में जाएगी रेट ला के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये ऑर्डर भी यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये कंडीशन थी हमारे पास। तो अगर हम रियलिटी की बात करें तो हम एक बात बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, कि मोलिकुलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को नहीं बताती है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम ही आए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप स्लो स्टेप के ऊपर भी जा रहे हो और उसके मॉलिक्यूल हैं उतने के उतने डायरेक्ट पता लग जाए, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए हम इसको भी समझते हैं कि हर बार ऐसा नहीं होगा, बट ज़्यादातर केसेस में आपको सेम देखने को मिलेगा। तो हम ये बात भी लिख देते हैं आखिरकार, नहीं तो ये बाद में फिर से ये हमारे पास ये इस बात को हम बार बार ये हमारे बीच में आएगी। तो इम्पोर्टेंट आप एडिंग डाल लीजिए इसके अंदर, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, इन रियलिटी मोलिकुलैरिटी नॉट डिफाइन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन रियलिटी molecularity not defined for not defined for डिफाइन नहीं करे किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। रियलिटी तो यही है, ठीक है, रियलिटी तो यही है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी का कोई महत्व नहीं है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं फिर से इसको। एक एग्जाम्पल लिया हमने, NO2 प्लस CO2। यहाँ से हमारे को क्या मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिला NO प्लस CO2। रिएक्शन थी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अगर हम रेट की बात करते हैं, क्या रेट, वो एक्सपेरिमेंटली मिला कि NO2 की पावर 2, ये मिला एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये मिला। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज़। हालांकि मैंने बता ही दिया ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि अगर एलिमेंट्री होती तो NO2 की पावर 1 होती और CO की पावर भी 1 होती, परंतु CO के ऊपर तो रेट डिपेंड कर ही नहीं रही है ना, और रेट डिपेंड नहीं कर रही है। अच्छा, ये CO2 नहीं CO आएगा यहाँ पर, मैं गलती से यहाँ पर हमने लिख दिया ये वाला CO आएगा, NO2 प्लस CO। तो हम यहाँ पर एक बात बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट this is not elementary reaction, this is not elementary reaction because अगर ये होती एलिमेंट्री रिएक्शन, it was elementary reaction, then rate will be, क्या होती है हमारे पास, K NO2 की पावर 1 और CO की पावर भी कितनी होती, 1 होती।
बट ऐसा तो यहाँ पर मिला ही नहीं हमारे को। बट देर इज़ नो डिपेंडेंसी ऑफ CO2। एक्सपेरिमेंट पे पता लगा कि भाई CO के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही नहीं रेट, बट देर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ CO की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। और इसी वजह से अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, या फिर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ऑर्डर क्या मिला हमारे को, वो हमारे को मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली 2। तो यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं, मोलिकुलरिटी नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसलिए वी कैन से दैट मोलिकुलरिटी नॉट डिफाइंड। और ये बात NCERT बोलता है, ठीक है। अगर मोलिकुलरिटी अगर हम इसके अकॉर्डिंग देते तो ऑर्डर तो हमारा 2 आ रहा है, अगर हम मोलिकुलरिटी के बराबर लेते तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आती, और कॉम्प्लेक्स में हम इसको देखते कि क्या कंडीशन क्या नहीं है, तो CO की तो डिपेंडेंसी ख़त्म ही हो जाती है। तो हम ना कोई भी रिएक्शन देखते हैं तो हमारे को ना पता लगता है, अगर उसका मैकेनिज़्म पता है ना तो हम उसको स्लो स्टेप पे जाके फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इस प्रकार से हम अगर उसकी बात करते हैं तो डायरेक्ट आप देखकर किसी भी रिएक्शन को नहीं बता सकते। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। एक CH3 CHO है, यहाँ से CH4 प्लस CO मिल जा रहा है, जो कि है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसी है? कॉम्प्लेक्स। तो एक्सपेरिमेंटली पता लगा जो रेट है वो के CH3 CHO की पावर 3/2 आ रही है। ये बात कैसे पता लगी? एक्सपेरिमेंट करके। इसीलिए हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया वो आया 3/2। फिर से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि मोलिकुलरिटी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मज़ेदार बात, जो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे ना, वो या तो बराबर होगा या लेस देन 3 रहेगा। इम्पोर्टेंट बात है, मॉलिक्यूल कितने टकराएंगे, या तो 3 हो सकते हैं या उससे कम। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं आती। इम्पोर्टेंट बात है, मॉलिक्यूलरिटी इज लेस देन और इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है। ये आपके कंपटीशन में, बोर्ड में पूछा जाता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो प्रोबेबिलिटी है साइमल्टेनियसली टकराने की मॉलिक्यूल्स के आपस में, 3 की बहुत कम हो जाती है। 2 आपस में अच्छे से टकरा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कोई इंटरमोलिकुलर है या फिर हायर मोलिकुलरिटी की है, वो बहुत रेयर ऑब्जर्व की जाती है। कहने का मतलब है, अगर ये 2 मॉलिक्यूल, एक ये हमारे पास और एक ये है, तो ये आपस में टकराने के इनके पूरे चांसेस हैं कि ये आपस में आमने सामने से टकरा जाए, इस तरह से टकरा जाए। जबकि अगर 3 आ गए एक साथ में, एक ये आया, एक इधर से आ रहा है,
एक ये इधर से आ रहे हैं। अगर हम इनके टकराने की बात करते हैं तो साइमल्टेनियसली पूरा इफेक्टिव कोलिजन इन तीनों के बीच में नहीं हो पाएगा। टकराएंगे बट अच्छे से नहीं टकरा पाएंगे। तो कोलिजन जो है, जो आमने सामने से जो मॉलिक्यूल टकराते हैं ना, वो ओरिएंटेशन हमेशा अच्छा होता है। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलैरिटी 3 तक देखो फिर भी आ रहे हैं। अब आप बात कीजिए कि एक पर्सन सामने से आ रहा है, इधर से, एक इधर से आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इनका टकराव अच्छा हो सकता है। बट एक इधर से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है इस डायरेक्शन से, और एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट लिखी इस डायरेक्शन में। तो इनके टकराने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। टकरा जाएंगे चारों, पर इफेक्टिव कोलिजन नहीं आएगा। और इफेक्टिव कोलिजन आता है 3 तक, ठीक है, या तो उससे कम होगी या 3 हो जाएगी। तो ये बात हमारे पास आ जाती है, हो जाएगा। तो ये था हमारे पास मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं। तो आपसे कई बार डिफरेंस भी पूछ लेता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। आज के लिए इतना ही। कुछ न्यूमेरिकल के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसमें हम डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और आपको पसंद आ रहा है, आपके टॉपिक्स, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे, तो प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और लाइक कर दें और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करें, ताकि और किसी को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सेम PDF आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, या फिर जैसे डिस्क्रिप्शन में हम उसमें डाल देंगे ड्राइव पे सेव करके। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।